अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप लोग भी ये सपना सजा के रखे हो कि अब की बार अच्छा रिजल्ट लाना है, अब की बार तबाही मचा के रखना है, तो आपको किसी के बात से नहीं रातों से लड़ना सीखना होगा। रातों से लड़ना सीखना होगा। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की टॉपिक में, आज की इस क्लास में, आज की शानदार जानदार क्लास में हम सभी लोग न्यूटन के गति विषयक नियम को सीखने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने न्यूटन के गति का समीकरण सीखे थे, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं न्यूटन के गति के नियम को। तो न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। कितने नियम? 3 नियम दिए थे। और वो तीनों नियम में मैंने 2 नियम आपके सामने लिखा हुआ है, और दोनों नियम के बारे में बहुत कुछ और सीखेंगे। तब जाके अगली क्लास में हम सभी लोग तीसरे नियम को सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास को और शानदार जानदार बनाइए। निकालिए कॉपी और पेन, हर एक चीज़ को शानदार ज़बरदस्त तरीके से नोट्स करिए, क्योंकि देखो, जो सुंदर सा नोट्स आपके साथ रहेगा ना, वही आपकी पढ़ाई को और मजबूत बनाएगा। आपके लक्ष्य को पाने में आपकी बहुत हेल्प करने वाला है ये आपका नोट्स। ये जो आप नोट्स बनाते हैं, जो आप नोट्स बना रहे हो, अगर वो आपके पास है तो आपको बुक को बार बार पलटने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हर एक चीज़ को बढ़िया से उन चीज़ों को लिख के लेकर आता हूँ, ताकि आपको ना बुक पढ़ने की ज़रूरत ही कम से कम पड़े। और न्यूमेरिकल तो इतना लगवा देता हूँ कि आप लोग के बुक में उतना न्यूमेरिकल नहीं मिलता है। तो क्या चाहिए भाई? चलो भाई शुरू करते दोस्तों। न्यूटन के गति विषयक के में 3 नियम में, अरे देख रहे हो, ये पहला नियम, ये पहला नियम हम लोगों ने जो जड़त्व तो सीखा हुआ था ना, वही जड़त्व तो है। वही जड़त्व को ही हम लोग गति का पहला नियम कहते हैं। उसी जड़त्व को हम लोग क्या कहते हैं? गति का पहला नियम कहते हैं। और जड़त्व को मैंने बताया था, लेकिन इसको थोड़ा सा भाषा को चेंज किया हुआ, हल्का सा चेंज किया हुआ है। जड़त्व में मैंने क्या बताया था? किसी वस्तु का वह गुण जो वस्तु अपनी अवस्था में होने वाले या अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। बतिया भैया एकदम वही है, लेकिन थोड़ा सा अलग भाषा में। जैसे अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहना चाहेगी। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में रहना चाहेगी। कब तक? जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, तब तक। कब तक? जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, तब तक। भैया कोई गति है तो गति करता रहना चाहेगा। उसको टोक दिया, गुस्सा आ जाएगा। कोई बैठा है, तुम्हारे तो टहर वाला गुस्सा आ गया, तो समझो उसका वही जड़ तो है। और यही क्या है? गति का पहला नियम है। तो मैंने क्या लिख दिया हुआ है? यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहना चाहेगी या रहेगी, तथा यदि विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसी को आप ऐसे भी बोल सकते थे कि हर एक वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, एक लाइन में। तो दोस्तों, आप बताओ, ये कोई रटने वाली चीज़ है का? ऐसे ही केवल आप कॉपी में लिखोगे, 2 बार पढ़ोगे, याद हो गया। क्या हो गया? याद हो गया। तो ये रहा गति का पहला नियम। अब दोस्तों आता है गति का दूसरा नियम। अरे गति का दूसरा नियम भी आपको याद है? अब बोलो कैसे? आपने बल की परिभाषा पढ़ा है ना? मैंने क्या बताया था? बल F बराबर ma। किसी वस्तु पर आरोपित बल जो होता है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो वही चीज़ देखो, मैंने वही उठा के लिख ही दिया है। किसी वस्तु पर आरोपित बल वस्तु के द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है या बल के बराबर होता है। तो अनुक्रमानुपाती होता है। अगर मैंने अनुक्रमानुपाती लिख ही दिया है तो मुझे एक लाइन यहाँ पे और लिख देना चाहिए कि अर्थात ऐसे। यहाँ पे अर्थात ना लिख करके पहले मैं 2 लाइन और कर ही देता हूँ। जब मैंने अनुक्रमानुपाती लिखा है तब अर्थात F प्रोपोर्शनल टू ma या F बराबर के नीतांक आता है। नीतांक का मनवा 1 होता है। F बराबर ma। देख रहे हो, वही है ना? किसी वस्तु पर आरोपित बल वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये है दोस्तों आपका न्यूटन का गति का दूसरा नियम। अब आप सोचोगे सर पहले नियम का आपने एग्जाम्पल, अरे पहले नियम का कौन सा एग्जाम्पल बताएं? मेरा देख लो मोबाइल,
ठीक है कि मेरा जो कैमरा है वह बेचारा एक जगह स्थिर है। कब तक स्थिर रहेगा? जब तक मैं इसको हटाऊंगा नहीं। ठीक है, जब तक मैं इसको हटाऊंगा नहीं। ये क्या कर रहा है? गति के पहले नियम का तो पालन कर रहा है। दीवार पे कोई फिगर चिपका हुआ है, क्या वो फिगर सुबह देखो वहाँ पे रात में पता चला फिगर कहीं और ठहर रहा है? ऐसा होता है? नहीं होता है। तो दीवारों पे लगी हुई तस्वीर क्या है? न्यूटन की गति का पहला नियम का पालन कर रही है। उनको जब तक हटाओगे नहीं तब तक वो हटेंगे नहीं। घर में कहीं भी कुर्सी रख दो, कुर्सी बेचारी वहीं पड़ी रहेगी कब तक? जब उसको छुओगे नहीं। ठीक है, तो ये सब क्या है? गति के पहले नियम का एग्जाम्पल है। अब आते हम लोग गति के दूसरे नियम का एग्जाम्पल। देखो दोस्तों, मैंने जो एग्जाम्पल लिया ना, यही एग्जाम्पल मैं अभी जब आगे पढ़ाऊंगा ना, आवेग, क्या पढ़ाऊंगा मैं? आवेग। शायद उसको आप लोग पहली बार नाम सुन रहे होंगे, आवेग, लेकिन जब पढ़ाएंगे तब चर्चा करेंगे। इसी एग्जाम्पल को ना मैं वहाँ भी आपके लिए शामिल करने वाला हूँ। ठीक है, पहले इस एग्जाम्पल को समझते हैं, कैसे पता चलेगा कि इसमें गति का दूसरा नियम यूज हो रहा है। मेन समझना दोस्तों ये कि इसमें कैसे पता चलेगा कि गति का दूसरा नियम यूज हो रहा है। पहले दूसरे नियम को एक बार मैं और बताना चाहता हूँ कि किसी वस्तु पर जो आरोपित बल है वह द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब द्रव्यमान ज़्यादा है तो बल ज़्यादा लगेगा, द्रव्यमान ज़्यादा है तो बल ज़्यादा लगेगा। त्वरण ज़्यादा है यानी वेग में परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है तो त्वरण ज़्यादा होगा, तो त्वरण ज़्यादा होगा तो बल ज़्यादा होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? द्रव्यमान ज़्यादा, बल ज़्यादा, त्वरण ज़्यादा, बल ज़्यादा, ये बात समझ में आ गई है आपको? इतना समझना है, द्रव्यमान ज़्यादा, बल ज़्यादा, त्वरण ज़्यादा तो बल ज़्यादा। चलो एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा? कैच लपकते समय खिलाड़ी का अपना हाथ पीछे खींच लेना। कभी कभी दोस्तों देखो ना, कोई ऐसे प्यार से गेंद को किया तो आप चाहे जैसे लोगोगे आपको पता नहीं चलेगा मुझे चोट लगी है। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसे बहुत तेज से फेंका तो उस समय अगर आप ना हे ऐसे देखो, कुछ लड़कियां तो मैक्सिमम ऐसे लोगती हैं। अभी कुछ को फेंक दो कोई चीज़, लेकिन ऐसे लोगती हैं। ठीक ना, ऐसे लोगेंगे। ये गद्दी है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाथ थैली। ये गद्दी, इस गद्दिया में आगे चट से लगेगा और इतना तेज लगेगा कि मुँह में कुछ बना लोगे। ठीक है, ऐसे करोगे तुम लोग। कैसे करोगे? बहुत तेज लगी, ऐसे करोगे। लेकिन अगर पता चला कि तुम कोई फेंका तुम्हें और तुम्हें थोड़ा सा कैच करने की कला पता है, वो कला बोलते हैं। ठीक है, कैच करने की कला। देखो क्या मान लो बहुत तेज फेंका, ऐसे कर लेना है। इधर की फेंको ऐसे कर लेना है। तो आपने जो ऐसे समय दिया तो जो त्वरण में परिवर्तन हो रहा है ना, उस त्वरण में परिवर्तन को आपने कम कर दिया। अभी मैंने बताया द्रव्यमान, देखो भाई जो गेंद है, पत्थर है, ऐसा थोड़ी नहीं लोगते समय पत्थर को ऐसा करोगे कि उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा। कोई ईंटा फेंक रहा है 5 किलो का, 5 किलो फेंक ही नहीं सकता फिलहाल, मान चलो आधा किलो का ईंटा ऐसे बहुत ऐसे फेंका। अब आप देखो उसको, देखते समय हाथ लगाओ, पाव भर का हो गया, मतलब 100 ग्राम का हो गया। ऐसा हो सकता है? एक जादू हो ही नहीं सकता है। तो हमें क्या करना है? उसके त्वरण को कम करना है। त्वरण को कम करेंगे बल कम हो जाएगा। त्वरण को कम करने का तरीका क्या है? हाथ है ना, हाथ को अपने कैच करते समय ऐसे पीछे ले जाओ। ऐसे जब पीछे ले जाओगे तो त्वरण जो लग रहा है ना, वह त्वरण कम हो जाएगा। और अभी मैंने बताया जैसे त्वरण कम करोगे बल का मान कम हो जाएगा। तो हथेली पे जो चोट लगता है ना, वो ना के बराबर लगेगा। लेकिन ऐसे कैच करके देखो तुरंत लाल हो जाएगा, मुंह बना लोगे, ऐसा लगेगा बहुत तेज चोट लगी है और दोबारा गेंद कैच करने का मन नहीं करेगा। या तो फिर वो कहेगा अरे आंच फेंक यार, बहुत तेज फेंकते हो तुम, ऐसा पक्का बोलोगे। लेकिन वही जब आप ऐसे हाथ को ले जाओगे ना, तो वहाँ पे आप त्वरण को क्या करोगे? कम करोगे। जब त्वरण को कम करोगे तो लगने वाला जो बल है, आपके हाथों पर जो बल लगेगा वह क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आ गया ना कि हाँ, कैच लपकते समय खिलाड़ी का अपना हाथ पीछे खींचना, वह हाथ को पीछे खींचता है, त्वरण को कम करता है, और जब त्वरण को कम करता है तो लगने वाला बल कम हो जाता है। दूसरा देखो, ऊंचाई से फर्श पर कूदने पर चोट लगना। अभी मान चलो कि आप जो है घरों पे कोई छोटी सी दीवार होती है, कम से कम इतनी ऊंची दीवार होती है, मेरे हाइट से थोड़ा सा ऊपर, वहाँ से कभी कभी हम लोग कूदने का प्रयास करते हैं और चप्पल पहने हो तब भी चोट लगती है, चप्पल ना पहने तब वो गद्दियाँ है ना, पैर की गद्दी जो होती है ना, उसे बहुत ही ज़बरदस्त चोट लगती है और इतना तेज़ चोट लगती है, मतलब वो कभी कभी ऐसा होता है ना कि बर्दाश्त करने के बाहर हो जाता है। लेकिन अच्छा, चोट क्यों लग रही है? क्योंकि भाई आपका कुछ वजन है, आपका द्रव्यमान ज़्यादा है। ठीक है, आप ऊंचाई से कूद रहे हो, तो आप जब ऊंचाई से कूदोगे जी नीचे काम करेगा, मतलब त्वरण काम करेगा, जी नीचे काम करेगा, त्वरण नीचे काम करेगा, द्रव्यमान ज़्यादा, त्वरण ज़्यादा, जाहिर सी बात है बल ज़्यादा होगा। लेकिन दोस्तों अगर मान चलो कि जो आप कूद रहे हो वहाँ पे कभी कभी आप देखते थे ना, जब आप मान चलो कि एक होता है, मैं क्या बताऊँ आपको, रेत का एग्जांपल दे रहा हूँ। रेत है ना, आप ऊपर से पेड़ों पे हो या फिर आप कोई छड़ दीवाली है वहाँ पे हो, वहाँ से आप रेत पर कूदोगे ना, आपको मज़ा आएगा। क्यों मज़ा आएगा?
क्योंकि जब रेत पे पैर पड़ता है तो वहाँ पे जो त्वरण होता है यानी वेग में परिवर्तन होता है वह कम हो जाता है। वेग में परिवर्तन कम होने के कारण जो अपना पैर वहाँ पे पड़ता है वहाँ पे जो चोट होती है वह कम लगती है और हमको मज़ा आता है। ठीक है, वो जो चोट लगती है तो वहाँ पे मज़ा नहीं आता था, यहाँ पे क्या आता है, मज़ा आता है। वही मान चलो कि नीचे गद्दा था खूब मस्त बिछाया गया है, ऊपर से कूदो देखो खूब मज़ा आता है, ऐसे से मज़ा लो कूदने का। ठीक है, वहाँ पे कूदने का मज़ा ही और है। तो वहाँ पे क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो त्वरण होता है वह त्वरण क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। आप गद्दा खुद नीचे जाता है, जब आप कूदते हो आपका पैर गद्दा में क्या होता है, जब गद्दा थोड़ा नीचे जाता है, जब नीचे जाता है वहाँ पे त्वरण कम। जैसे हाथ को पीछे किया आपने, ये हाथ को पीछे किए त्वरण को कम हुआ, वैसे आपका पैर जो होता है नीचे जाता है, गद्दे में पड़ता है नीचे जाता है। इसीलिए देखो यार, आप मॉल रोड के सामने देखो, वहाँ पे क्या होता है कि झूला भी लगा रहता है और ऊपर से कूदने के लिए नीचे गद्दा खूब बना रहता है, उसमें हवा भरा रहता है। उसमें क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे ऊपर से कूदते झमाझम, उनको खूब मज़ा आता है। मम्मी चाहे कितनी देर तक खरीदारी करें, बच्चा रोता ही नहीं है। अगर पता चला कि वैसे ही बच्चे को ले गई हैं और खरीदारी कर रही, खूब देर तक खरीदारी करे, बच्चा पता चला चिल्लाने लगे। लेकिन वहाँ क्या है, बच्चा खूब ऊपर से नीचे कूदता रहता है, उसको पता नहीं चलता, उसको चाहता मम्मी और देर तक खरीदारी करें। ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है कि गद्दे पे जब पैर पड़ता है वह पैर क्या होता है, नीचे जाता है, थोड़ा सा गद्दा दबता है। जब गद्दा दबता है तो त्वरण का मान कम होता है, त्वरण का मान कम होता है यानी वेग में परिवर्तन का मान कम होता है, तो बल क्या होता है, कम लगता है। बात समझ में आ गई। तो ये रहा आपका न्यूटन की गति का पहला नियम, और ये दूसरा नियम, पहले नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये आपको बढ़िया तरीके से याद होना चाहिए। उम्मीद है कि मैंने इतना सारा एग्जाम्पल सब कुछ बताया, आपको ना बढ़िया तरीके से सब समझ में आ गया होगा। इसको मैं साइड होता हूँ, वीडियो को रोक करके बढ़िया तरीके से नोट कर लो। अब हम लोग पता है क्या सीखने वाले हैं, अब हम लोग दोस्तों सीखने वाले हैं कि ये जो अपना न्यूटन का दूसरा नियम है ना, ये दूसरा नियम ये संवेग परिवर्तन के दर के बराबर होता है। हमें क्या सीखना है कि न्यूटन के गति का दूसरा नियम संवेग परिवर्तन के दर के बराबर होता है। ठीक है, संवेग परिवर्तन हमने पिछली क्लास में सीखा था, संवेग क्या होता है। आज संवेग परिवर्तन के दर, अरे मेरे भैया संवेग परिवर्तन दर नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, देखो यार तुम लोग कितने भोले बन जाते हो। देखो P मतलब संवेग, डेल्टा मतलब परिवर्तन, संवेग परिवर्तन, और नीचे वहाँ डेल्टा टी लगा दो, दर। संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है कौन, बल। अभी ये हम लोग निकालने सीखेंगे। हम लोग सीखेंगे कि F बराबर डेल्टा P अपान डेल्टा टी कैसे होता है। ठीक है, निकाले, इसको निकाले ना, एकदम एकदम दोस्तों छोड़ते नहीं है, निकालते हैं ना, उसको निकालते हैं। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि न्यूटन के गति विषयक दूसरा नियम में पहला नियम शामिल है या नहीं, दूसरा नियम में, इस दूसरे नियम में ये पहला नियम शामिल है या नहीं, इस चीज़ को सीखेंगे। तब जाके कहीं हम सीखेंगे न्यूटन की गति का तीसरा नियम। ठीक है, चलो भाई पहले इन दोनों चीज़ों को सीखते हैं। मिटा दे, एकदम मिटा दे भैया। ये कैच उस लोकना समझ में आ गया। अब आप लोग जब कैच लोकना ना तो क्या करना, हाथ को जितना तेज़ी से हाथ पीछे ले जाओगे, जितना आपको हाथ पीछे ले जाने की कला है, उतना ही समझो कि आपको चोट नहीं लगने वाला है। लेकिन हाँ, फर्श पे कूदने वाला कोई कला नहीं है, ठीक ना। चाहे जैसे कूदोगे आपको चोट लगेगी, ठीक है, पक्का चोट लगेगी। और कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग रो देते हैं ना, माई दाई सब याद आ जाती हैं। तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं कि सिद्ध करना है हमको, सिद्ध कीजिए कि संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। ये यही डालता हूँ, ठीक है, या फिर क्वेश्चन बना चाहे जैसे आपको अच्छा लगे वैसे लिखो। ठीक है, चलो भाई मैं क्या लिखता हूँ, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि ना, सिद्ध कीजिए कि संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इसी लागे तुरंत है न्यूटन का गति का तीसरा नियम बता दिए होते तब ये सब आगे बताते। अभी आप समझ जाओगे कि ये क्यों ज़रूरी था यहाँ बताना। सिद्ध कीजिए कि संवेग परिवर्तन की जो दर है, संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। क्या होती है, आरोपित बल के, आरोपित बल के बराबर होती है, आरोपित बल के बराबर होती है। ठीक है, आरोपित बल के बराबर होती है क्या, संवेग परिवर्तन की दर। इसी को हमको सिद्ध करना है। आप देखो कितना आसान है दोस्तों, बहुत ही प्यारा है। आप देखते देखते ना आप तुरंत कहोगे सर मुझे याद ही नहीं करना पड़ा, मैं केवल एक बार अपने मन से कर दूंगा तो मुझे आजीवन याद रहेगा, आजीवन। देखो कैसे, अभी दोस्तों मैंने बताया आपको न्यूटन का गति का दूसरा नियम। ठीक है, एक बार मैंने तो क्या, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से, न्यूटन के गति के, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से
न्यूटन के गति के दूसरे नियम से। अरे दूसरा नियम वो याद है ना, F बराबर यम ए। F बराबर यम ए। यम क्या है? द्रव्यमान। ए क्या है? त्वरण। F क्या है? बल। अब देखो F बराबर यम, त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। भैया त्वरण की परिभाषा ही है ना, त्वरण की परिभाषा क्या है? त्वरण ए बराबर वेग परिवर्तन बटा समयांतराल। ठीक है, वेग परिवर्तन मतलब क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग का सिंबल v, प्रारंभिक वेग का सिंबल u। अब देखो यम अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समयांतराल डेल्टा टी। ठीक है, अब देखो F बराबर यम वी माइनस यम यू बटा डेल्टा टी। यम वी मैंने बताया था ना आपको P, ये देखो मैं यहाँ पे पहले दो पहले आपको डेल्टा वी बराबर V माइनस यू। आपको ग्रे सर क्या लिख रहे हैं, ये तो हमको पता है। चलो चाहिए पता ना, तो ये देखो P2 बराबर, या पहले P1 लिख दे, P1 बराबर यम यू, P2 बराबर यम वी। अरे भैया द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है संवेग। द्रव्यमान और अंतिम वेग अंतिम संवेग यानी P2, द्रव्यमान और प्रारंभिक वेग प्रारंभिक संवेग P1। वाह, तो F बराबर क्या हो जाएगा आपका? P2 माइनस P1 अपान डेल्टा टी। ठीक है, तो F बराबर आपका क्या निकल के आ गया? F बराबर निकल के आ गया आपका डेल्टा P बटा डेल्टा टी। लो बताओ आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? आ गया दोस्तों। यही तो है कि संवेग परिवर्तन की, देखो P मतलब संवेग, डेल्टा मतलब परिवर्तन। संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। ठीक ना, फिर देख लो, P मतलब संवेग, डेल्टा मतलब परिवर्तन। संवेग परिवर्तन डेल्टा टी मतलब होता है दर। संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। मजा आ गया ना? चलो भाई, तो हमने दोस्तों यहाँ पे दिखा दिया कि संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। अब हम लोग देख लेते हैं कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम में ना प्रथम नियम सम्मिलित है। सिद्ध कीजिए भाई, इसको क्वेश्चन बना के लिख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि अभी देखो कितना आसान है यार। अभी आपको लगेगा ना कि सर कितना आसानी तरीके से किया जा रहा है। सिद्ध कीजिए कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम में, कौन से नियम में? दूसरे नियम में, सेकंड लॉ में, दूसरे नियम में प्रथम नियम स्वतः सम्मिलित है। प्रथम नियम स्वतः सम्मिलित है मतलब शामिल है, सम्मिलित है। सिद्ध कीजिए कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम में प्रथम नियम क्या है? स्वतः सम्मिलित है। अब देखो इसकी शुरुआत यहीं से करते हैं। तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से। और दूसरा नियम हुआ तो याद हो गया ना, F बराबर यम ए। किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है या बराबर होता है। जो आपकी इच्छा के वही आप बोल दो। अब देखो भाई, ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं? डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। F बराबर यम डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। देखो ये लाइन हो गया। अच्छा भाई, पहले नियम में हम लोग अगर बल पर बल ना लगाएं, पहले नियम में क्या बताया गया है? यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित ना किया जाए तो वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि वस्तु पर हम लोग कोई बाह्य बल आरोपित ना करें, भाई कोई वस्तु है वह वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। कब तक? जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जब तक बाहर से कोई बल नहीं लगाओगे तब तक वस्तु जिस स्थिति में है उस स्थिति में बनी रहना चाहती है। कोई गति कर रहा है तो गति करता रहना चाहेगा, कोई सो रहा है तो सोता ही रहना चाहेगा। कब तक? जब तक उसको जगाया ना जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। चलो ये बात अलग है ना। चलो तो हम लोग क्या कर दें? यदि वस्तु पर बाह्य बल ना लगाया जाए, यदि वस्तु पर बाह्य बल ना लगाया जाए, बाह्य बल
बाह्य बल ना लगाया जाए, यदि वस्तु पर बाह्य बल ना लगाया जाए तो यह बराबर क्या हो जाएगा, तब बाह्य बल ना लगाया जाए तब यह बराबर 0। अब यह की जगह यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 बराबर यम डेल्टा वी बटा डेल्टा टी। तो बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई ना करके ऐसे ही करते हैं, डेल्टा वी अपान डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा 0। तो डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा 0, डेल्टा वी का मतलब 0, डेल्टा मतलब वी में परिवर्तन, वी में परिवर्तन क्या हो रहा है 0, मतलब वी में परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। कब वी में परिवर्तन नहीं हो रहा है, जब वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जा रहा है। फिर सुनो, ध्यान सुनो, अभी आप कहोगे हाँ सर यही तो है, यही तो है, अभी आप ऐसे बोलोगे यही तो है, वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया गया तो वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया गया तो वस्तु के वेग में परिवर्तन नहीं हुआ। यही तो है आपका न्यूटन का पहला नियम, यही तो है, यदि वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अतः लिख सकते हो, अतः बाह्य बल की अनुपस्थिति में, अतः बाह्य बल की अनुपस्थिति में, ठीक है, अनुपस्थिति में वस्तु की स्थिति में, वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन, ठीक ना, कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, आप लिख सकते हो यही न्यूटन के गति का प्रथम नियम है, यही न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। बताओ भाई, सिद्ध करना मजा आ गया? सिद्ध करने में कोई दिक्कत है कि किस तरीके से न्यूटन के गति के दूसरे नियम में प्रथम नियम सम्मिलित है और किसी वस्तु पर आरोपित बल समय परिवर्तन के दर के बराबर होती है। ये दोनों चीज़ सिद्ध करने में मजा आ गया ना? कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ एकदम नहीं है, एकदम नहीं, होना भी नहीं चाहिए यार। ठीक है, दुख तकलीफ आपको होना भी नहीं चाहिए। चलो भाई, आज की क्लास दोस्तों तो यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास में हमने बहुत सुंदर सुंदर टॉपिक सीखा कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम, फिर न्यूटन की गति का दूसरा नियम सीखा, फिर उसके बाद हमने देखा कि मतलब उसका एग्जाम्पल भी हमने सीखा और साथ ही साथ ये देखा कि एफ बराबर डेल्टा पी अपान डेल्टा टी कैसे होता है और प्रथम नियम में कैसे होता है। ठीक है, ये सब हो गया। चलो अब मिलते हैं आपको अगली क्लास में, ठीक ना? आप लोग ऐसे ही हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखा को शानदार धुआंधार ज़बरदस्त तरीके से करते रहना। ठीक है, चलो। और आपको दोस्तों अगर ये चैनल पे अच्छा लगता है, अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में आती है तो इस चैनल को ना एकदम धुआंधार तरीके से फैला दिया करो, ठीक ना? एकदम इतनी दूर तक फैला दो ताकि अपना ये परिवार इतनी जल्दी इतना बड़ा परिवार हो, ताकि मैं आपके लिए ना जो काम कर रहा हूँ ना और काम में तेज़ीपन लाऊँ और काम में निखार लेकर आऊँ और आपको बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपके सामने और पेश करता रहूँ। चलो भाई, चलते फिर, सबको मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सबको राधे राधे।